साइमा ने सारी ज़िंदगी खुद तमीज़ सीखी और ना ही औलाद को तमीज़ सिखाने का तकल्लुफ़ किया। अजीब जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारी थी उसने। साइमा बेइंतहा बदफ़ितरत थी। हर किसी की टोह में लगे रहना और इल्ज़ाम लगाना, चुगली करना बचपन का साथ था। वक़्त बदल गया, सब बदल गया। राहदारियाँ, टॉफ़ियों और गोले-गुंडे वाली दुकानें, हर एक रास्ता बदल गया, मगर नहीं बदली तो बदशक्ल और बदआदत साइमा नहीं बदली। सालों पहले जब गज़ल को अरमान से मोहब्बत हुई, तब सबसे पहले पता भी साइमा को चला था, वही उसकी टोह लेने वाली आदत। अरमान से पहले मज़हर भी उसी का तलबगार था, मगर गज़ल ने बड़े रसान से उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसे भी दिल से सिर्फ़ अरमान ही भाया था। मोहब्बत की परवाज़ें इन दिनों उरूज पर थीं, तब अरमान उसे माँगने के लिए आने ही वाला था, अपने वालिदैन के साथ। तो तब ही साइमा को शरारत सूझी और वो अरमान की वालिदा के पास पहुँच गई और किरदार कशी की कोशिशें करने लगी। वालिदा जहाँ दीदा खातून थी, इसीलिए उसे मुँह की खाना पड़ी और लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। मगर वो साइमा ही क्या जो शरारत से बाज़ आ जाए या फिर शर्मिंदा हो जाए। साइमा को कहीं भी शर्म ना आई, ना ही उसे दुःख हुआ। उस तरह की सुबकी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बस आदत जो थी कि अरमान की वालिदा ने बड़े तरीके से उसे जता दिया था कि बेटा, हम गज़ल को अरमान के लिए माँगें या ना माँगें, तुम हमें अरमान के लिए कतन कबूल नहीं हो, इसलिए चली जाओ। बाकी की तहकीक हम खुद कर लेंगे। उसकी इस हरकत का पता अरमान को भी था। उसने भी नफ़रत आमेज़ खामोशी इख्तियार कर ली थी और गज़ल तो पहले ही वाकिफ़ थी। वो मुस्कुराकर चुप हो गई। इन दोनों का मिलना था, कुदरत ने मिला दिया। देगों के नीचे जली आग से ज़्यादा साइमा जली थी और जितने उबाल पकवानों में आए थे, उससे दुगने साइमा के वजूद को तहस-नहस कर गए थे। इस तरह के ज़हनी मरीज़ों को सुकून सारी ज़िंदगी नहीं मिलता, उसे भी नहीं मिला। सारे मेहमानों में सबसे ज़्यादा बेसुकून साइमा ही थी। स्कूल में की गई चुगलियाँ, किसी का लंच बॉक्स दूसरे बैग में, किसी का पेन किसी दूसरे की ज्योमेट्री में। उसके अलावा लड़कियों के लव अफेयर्स अज़ खुद तैयार करना, साइमा ने कई एक को बदनाम भी किया था। फितरत का अक्स चेहरे पर भी आ गया था। कुदरत ने उसे जवानी में भी बेढंगा कर दिया था। इंसान की शख्सियत भी उसके काम बनाते हैं। फिल्मों में विलन का चेहरा बदसूरत दिखाते हैं, हालांकि वो बदसूरत हरकतें करता है। और हकीकत में भी ऐसा ही होता है। कोई खूबसूरत चेहरे वाला भी बुरी आदत या हसद करके आईने में खुद को देखे तो वो बदसूरत ही हो जाएगा। साइमा को अरमान पसंद था, मगर अरमान ने उसे कभी पसंद नहीं किया। वो दिल की सुनने वाला इंसान था। उसके दिल में गज़ल रहा करती थी। उसे गज़ल के सिवा कोई दूसरा कबूल नहीं था। ज़िंदगी भी क्या खेल खेलती है और कभी-कभी लोगों से भी खेल जाती है। अरमान से बड़े भाई की बीवी का अचानक ही इंतकाल हो गया। 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। अफ़हान उन्हें तन्हा पाल नहीं सकता था। इस दौरान साइमा को कोई भी कबूल नहीं कर रहा था। ले देकर एक वही रह गई थी। तब अरमान की माँ उसे ब्याह लाईं। वो झुके सर आई थी। उन्होंने समझा कि वो इतनी ठोकरों के बाद बदल गई होगी, मगर साइमा को देखकर गज़ल ज़रूर ठठक गई थी। उसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब खैर कहाँ रहेगी। और भी देवरानियाँ जेठानियाँ थीं, मगर किसी से इतना ख़तरा नहीं था जितना कि उससे महसूस हुआ था। अभी गज़ल की शादी को तीसरा साल था। अमन चैन ज़्यादा था, दुख कम थे, मगर उस रात गज़ल सो नहीं सकी। बचपन से वो उसे देख रही थी। फसाद फितना फैलाए बगैर वो रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। वो सांस लेना तो छोड़ सकती है, मगर फसाद फैलाना और मतलब परस्ती नहीं। वो किसी का भी गला काटने से पहले खूब मीठी हो जाया करती थी। जब वो पहली बार गज़ल के कमरे में आई, तब वो जलेबी लग रही थी, बहुत सारे शीरे के साथ, मगर गज़ल उससे शक्कर वाला ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती थी। काश ये यहाँ से गायब हो जाए। तुम्हें वो मज़हर याद है गज़ल? साइमा के मुँह पर कालक फैल चुकी थी। अल्लाह ने उसे बेटी से नवाज़ दिया था। उसकी फ़ितरत में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया था। आज भी किसी का घर उजाड़ने का हौसला था उसमें। बेटी क्या थी, हूबहू साइमा की फ़ोटोकॉपी। शक्ल में ही नहीं, कामों में भी माँ पर गई थी। आफ़िया ने पहला बाथरूम से साबुन चुराना शुरू किया, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। घराना खूब खुशहाल था। फिर किचन में से प्याज अदरक गायब किए और आखिर में ताई चाचियों के कमरों में घुसकर उनकी अलमारियों में टंगे कपड़े
चाबक दस्ती से कैंची से काटने लगी। हमसायों के गेट की बेल बजाकर भाग जाना, पत्थर मारना आम सी बात थी। स्कूल में भी वो हूबहू माँ की फोटोकॉपी थी। एक आध बार गजल ने टोका, फिर साइमा से भी कह दिया, मगर नतीजा सिफर था। उसने कभी भी औलाद को सुधारने की कोशिश नहीं की। खाने पीने, पहनने ओढ़ने के अलावा साइमा की कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। अफहान भाई की मजबूरी, छोटे बच्चे थे, वो सब्र कर गए थे, और कौन करेगा। अब बात चलते चलते वही किरदार कशी तक फिर भी पहुंच गई थी। गजल ने हत्तुल वासिया नजमा को आफिया से दूर रखने की कोशिश की थी। इससे दूर रहना नामुमकिन था। अपनी उम्र से ज्यादा शातिर थी और यही सब उसके काम आने वाला था। साइमा ने किसी तरह बड़े भाई के सबसे छोटे बेटे को आफिया दे दी थी कि घर की बेटी है, घर में ही रह जाए। खूब धूमधाम से ब्याह किया और आफिया रुखसत हो गई। गजल ने शुक्र अदा किया और अपनी बेटी की शादी का सोचने लगी थी। इसी सोच विचार में आफिया की ठीक 2 माह बाद वापसी भी हो गई थी। इस रात गजल को बहुत दुख हुआ। बेटी तो किसी दुश्मन की भी उजड़े तो तकलीफ होती है। उसने अफहान भाई को भी जिंदगी में पहली बार रोते देखा था, वरना वो मजबूत असाब के मालिक इंसान थे। तुम चुगलखोर और जाहिल औरत थी साइमा। तुमने बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया। तुम कभी प्यार के लायक थी ही नहीं। बच्चे तो जानवरों के भी हो जाते हैं। तुमने बस जना तरबियत नहीं कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों तरबियत नहीं की कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। चुगलखोर से ज्यादा बदबख्त गजल ने आज तक नहीं देखा था। बात जरा सी है, मगर उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जैसा कि इस चुगलखोर की बुराई बड़ी दूर निकल आई तो बहुत दूर।